नमस्कार दोस्तों। ये क्लास इकोनॉमी की क्लास है और इसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जानेंगे। ये क्लास जो है आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन फिर भी मैं इस क्लास को स्पेशली पेट और टेट को ध्यान में रख के पेट और टेट को ध्यान में रख के इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। और यूपीएसआई को ध्यान में रख के, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी को इसमें पूरा मैं कवर करूँगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे बताऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, यहाँ से बेस बनता है। अगर आप शुरू से देखना स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आएगा, क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ रटने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, मेन मेन बातें होती हैं, बस उसको समझना होता है। थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि करंट टाइम में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें करंट इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ पुराने क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन मतलब पूछे ही जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो तो आएगा ही आएगा, और कुछ नए क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास मैंने कॉपी पेन पर लिखा हुआ है समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा नोट करना होता है। टाइप करने में उतना ज़्यादा समय थोड़ा सा चला जाता है, इसलिए यहाँ पे कॉपी पेन पर लिखा हुआ। तो आइए जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी क्लियरली दिख रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स अलग होता है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अंतर क्या होता है इसको भी बीच में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र के बारे में। इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे सबसे पहले। वैसे तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अगर हम ध्यान दें। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर अर्थ का मतलब समझें तो अर्थ का मतलब होता है मुद्रा संबंधी। और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान, उसका प्रयोग। तो अगर हिंदी के शब्दों से हम जाने तो ये बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। मुद्रा का सही प्रकार से प्रयोग, ठीक है। अगर हिंदी में इसका अर्थ निकालें, किस प्रकार से मुद्रा का सही से प्रयोग किया जाए, मनी का कैसे उपयोग किया जाए, तो इसके लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। तो यही चीज़ें हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी जो मेन बातें हैं। इसकी अवधारणा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं वो सीमित मात्रा में है। जो भी चीज़ें हैं वो सीमित मात्रा में है। एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा। एक दिन पानी भी खत्म हो सकता है, हवा भी खत्म हो सकती है, सोना खत्म हो जाएगा, सोना चांदी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी पृथ्वी पर, ऐसा मतलब कहा जाता है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें, इसी पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं। और उत्पादन जो होता है वो वस्तु और सेवा का होता है। वस्तु और सेवा का ये मैं अलग से थोड़ा बता रहा हूँ। वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है, इसी को किस प्रकार से उत्पादित किया जाए और कितना किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं किसके ज्ञान की आवश्यकता होती है, अर्थशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ये जो ज़रूरतें हैं या इनकी जो पूर्ति है, सप्लाई है, कहाँ पे की जाती है, अर्थव्यवस्था में जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, जिनका घर होता है, जो एक देश के अंदर एक सीमा के भीतर निवास करते हैं, उनको ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे है, दुर्लभ संसाधन की मदद से मूल्यवान वस्तु तैयार की जाती है। दुर्लभ संसाधन के प्रयोग से मूल्यवान वस्तु तैयार की जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं जो कम मात्रा में है, दुर्लभ संसाधन उन्हें कहते हैं, उन्हीं की मदद से मूल्यवान वस्तु तैयार करके और उनको लोगों तक पहुँचाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, लोगों में वितरित करना, मतलब लोगों तक पहुँचाना। तो अर्थशास्त्र की अवधारणा में ये बातें शामिल है। मतलब ये कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें उपस्थित हैं उनका उत्पादन किया जाता है, या और उनको किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाए, तो इसके लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक होता है। एक चीज़ हम जानते हैं कि अ, अगर हम बात करें विश्व में, एक विकसित देश होता है और एक विकासशील देश होता है। एक देश और होते हैं अल्प विकसित या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्री उन्हें कहा जाता है, ठीक है।
हम यहाँ पे विकसित और विकासशील देश की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे अर्थशास्त्र के प्रयोग के बारे में जानेंगे। अगर हम विकसित देश की बात करें तो विकसित देश जैसे अमेरिका, जैसे मैंने कहा अमेरिका, अमेरिका एक विकसित देश है। अमेरिका में अर्थशास्त्र का प्रयोग किस लिए होता है भाई? अमेरिका अमीर देश है, सभी के पास अभी प्राइमरी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, तो वो एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि जो लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है अमीर बनना। अमीर बनना, अमीर बनने के लिए विकसित देशों में अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जो विकासशील देश है, विकासशील देश का मतलब ऐसे देश जो अभी अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे बेसिक ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाई हैं लोगों की, रोटी कपड़ा मकान पर ही मतलब अभी परेशान है, यही उनका मुख्य उद्देश्य है, पहले कैसे इसको पूरा किया जाए। तो ये विकासशील देश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है, या अर्थशास्त्र का जो यूज़ है क्या है? पढ़ना और पढ़ाया जाता है, मतलब पढ़ा पढ़ाया जाता है। अर्थशास्त्र को लोगों को पढ़ाया जा रहा है और लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इसका मेन यूज़ है। दूसरा, गरीबी हटाना, बेरोजगारी हटाना, मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम बात करें शेयर, लाभांश, ई कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में अगर हम बात करें जानने के लिए अर्थशास्त्र पढ़ा जा रहा है। मतलब विकासशील देशों में खाली इसका ज्ञानार्जन किया जा रहा है, लेकिन विकसित देशों में क्या कहा जा रहा है कि अमीर बनने के लिए अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो ये एक दोनों देश, दोनों प्रकार के देशों में अंतर देखने को मिल रहा है। परेशान नहीं होंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए गए हैं कुछ अच्छी किताबों से छाट कर, वही पॉइंट लिखा गया है मेरे द्वारा जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। कि जितने भी पीसीएस और स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उसमें तो ये पूछा ही जाता है, और दूसरे एग्जाम में भी आप यहाँ से क्वेश्चन पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। सबसे पहला प्रयास इसके बारे में जानने का प्रयास जो किया, इसका प्रयोग किया, जो इसकी अवधारणा का ध्यान दीजिए, वो व्यक्ति थे अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। यहाँ पे नाम दिख रहा होगा आपको, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है, इन्हें कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने इसकी अवधारणा और सिद्धांत को बताया है, ठीक है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, ध्यान रखिएगा, 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब इन्होंने लिखी थी, इसके माध्यम से इन्होंने कुछ अवधारणा या कुछ सिद्धांत बताए। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेस, मतलब ये पता लगाने की कोशिश की कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कम से कम संसाधन का प्रयोग किया जाए, ठीक है। ये एक सिद्धांत इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, ध्यान दीजिएगा, एडम स्मिथ के अनुसार वेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इन्होंने कहा कि जो वेल्थ है, वेल्थ हर वो चीज़ वेल्थ होती है, ध्यान रखिएगा। वेल्थ का मतलब जिसका मूल्य मुद्रा में किया जा सके, मुद्रा में जिसको मेजर किया जा सके, वो वेल्थ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वेल्थ उसे हम कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेल्थ दैट कैन फुलफिल ऑल योर नीड्स एंड वांट्स। इन्होंने कहा कि वेल्थ वेल्थ को सबसे महत्वपूर्ण वस्तु महत्वपूर्ण किसने बताया है? सबसे महत्वपूर्ण वेल्थ को किसने बताया है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको बताया एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने अपनी किताब में बताया कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? वेल्थ है। क्यों? क्योंकि वेल्थ से ही मनुष्य की सभी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, एक नीड्स होती है आपकी और एक वांट्स होती है, दो चीज़ें होती हैं जो जिसकी ज़रूरत, मतलब जो आपकी आवश्यकताएं होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं। जैसे रोटी कपड़ा और मकान हमारी नीड्स हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जिनके बिना हम मतलब बहुत समय तक जीवन नहीं बिता सकते हैं, रोटी बिना खाए नहीं रह सकते हैं, मकान चाहिए चाहिए, बिना मकान के बहुत दिक्कत आ जाएगी। शिक्षा भी अब बेसिक नीड्स में आ चुका है, कपड़ा भी चाहिए चाहिए, ठीक है। तो वांट्स का मतलब ये सेकेंडरी हो जाता है, ये प्राइमरी हो जाएगा नीड्स, जाहिर सी बात है। वांट्स जैसे कार की इच्छा है, किसी किसी के पास बंगला हो, किसी के पास बड़ा घर हो, तो ये वांट्स हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल पे सबसे पहले अर्थशास्त्र का जो प्रयोग होता है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। और अर्थशास्त्र में इसीलिए एडम स्मिथ ने कहा है कि लोगों की ज़रूरतें वेल्थ से पूरी की जा सकती है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वेल्थ को बताया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन और एक किताब का नाम एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसका ओरिजिनेशन जान लेते हैं। इकोनॉमिक्स का ओरिजिनेशन जो हुआ है, यहाँ पे दिखा हुआ है ग्रीक वर्ड। अर्थशास्त्र का जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से हुई है, और वो ग्रीक शब्द है ओइकोस और नीमीन। यहाँ पे दो शब्द हैं, ओइकोस और नीमीन। ओइकोस का अर्थ होता है घर परिवार, नीमीन का मतलब हिंदी में होता है प्रबंधन, घर परिवार, आ हाउस।
हाउस, और प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट। तो घर परिवार का प्रबंधन इसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थ यहाँ पे ओइकोस निविन का अर्थ हो जाएगा घर परिवार का प्रबंधन। फिर बात वही आती है, घर परिवार का प्रबंधन के लिए आवश्यक चीज़ क्या होगी? वेल्थ होगी। वेल्थ मतलब घर चलाने के लिए, अगर हम बात करें घर के मैनेजमेंट के लिए, वेल्थ सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, बिना इसके घर नहीं चलाया जा सकता। वही बात साधारण रूप से अगर हम बात करें, एडम स्मिथ ने अपनी किताब में बताया है। वही चीज़ तो इन्होंने ही बताई, इन्होंने भी वही बताया है, वो तो वही चीज़ का अर्थ भी निकल रहा है कहीं ना कहीं। तो ये भी समझ में आ गया हमें, एक ग्रीक शब्द वर्ड से बना हुआ है ओइकोस निमिन से, जिसका अर्थ होता है घर परिवार का प्रबंधन। आगे जानते हैं। अभी हमने कहा कि इकोनॉमिक्स अलग चीज, अलग शब्द है और इकोनॉमी अलग है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इकोनॉमिक्स का अर्थ अभी समझ में आया यहाँ पे, घर परिवार का प्रबंधन, और इस पर थोड़ा जानते हैं। इसके इसके द्वारा बाजार के सिद्धांत, रोजगार, बेरोजगारी, घर परिवार प्रबंधन की बात की जाती है इसके अंतर्गत, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में। लेकिन इकोनॉमी का मतलब, जैसे हम बात करें, इंडिया एक देश है हमारा, ठीक है, और भारत, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी जो है ये कैसे बनी होगी? भारत की अर्थव्यवस्था का मतलब हम इसी की बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे जाके श्रीलंका की बात करने लगेंगे। एक बाउंड्री है भारत की अर्थव्यवस्था की, इसके अंदर राज्य हैं, जिले हैं, गांव हैं, पंचायतें हैं, लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये इंडिया की इकोनॉमी, यहाँ पे उत्पादन, उपभोग और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोगों की ज़रूरतें यहाँ पूरी होती हैं। तो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक क्षेत्र से संबंधित है, और अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी के अंतर्गत अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे किसी खास क्षेत्र से संबंधित होती है अर्थव्यवस्था। दूसरा पॉइंट, देश की अर्थव्यवस्था जिसमें लोग निवास करते हैं, और अलग अलग देश की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है, किसी की अर्थव्यवस्था विकसित होती है, ध्यान रखिएगा, या फिर किसी की बाजार अर्थव्यवस्था होती है, किसी की मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इस प्रकार से अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है, जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अर्थव्यवस्था में ही अर्थशास्त्र का प्रयोग होता है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है जिसके द्वारा। अब अर्थव्यवस्था में बहुत सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं, बहुत सारी समस्याएं भी हैं, जैसे अपनी जनसंख्या को वस्तु और सेवा की सप्लाई करना, या वस्तु और सेवा की उपलब्धता करना। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे भारत लेते हैं। यहाँ पे खुद से क्वेश्चन है, पूछिए, क्या भारत में सभी के पास घर है? क्या सभी के पास जल की सुविधाएं है? क्या सभी के पास बिजली है? क्या सभी के पास शिक्षा उपलब्ध हो पाई है? क्या सभी को इलाज मिल रहा है? अगर यहाँ पे आंसर हाँ है, तो इसका मतलब भारत विकसित देश होना चाहिए। अगर इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब भारत विकसित देश नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है भी, मतलब इसको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। घर बनाने के लिए आवास योजना चल रही, जल के लिए हर घर जल योजना चल रही, बिजली के लिए बिजली योजना बनाई जा रही, शिक्षा के लिए सब शिक्षा अभियान चल रहा है, इलाज के लिए कि 5 लाख रुपए तक की योजनाएं चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, ताकि लोगों को इलाज मिले जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कोई ना कोई प्लान और योजना इसके अंतर्गत चलाई गई हैं। अब एक चीज़ ध्यान में आता है कि ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में एक चैलेंज के रूप में है ये। इनकी ये ज़रूरत है, और इसको लोगों को, सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि ये ज़रूरतें पूरी की जाएँ कैसे भी करके। वही चीज़ यहाँ पे है, लोगों को आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, बैंकिंग सेवा चाहिए, बीमा चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए, एयरलाइंस की सुविधा चाहिए। क्या सभी को ये उपलब्ध हो पाई है? एक समय रहा होगा कि बहुत कम लोगों को उपलब्ध हो पाई होगी, एक समय आया फिर सभी को, फिर थोड़े और लोग, फिर थोड़े और लोग, फिर एक समय आएगा पूरे देश को ये सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। तो ये एक चैलेंज है जिसको सर कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो अर्थव्यवस्था में कई सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अब जो वस्तु और सेवा की जरूरत को पूरा करने के लिए अब यहाँ पे अगर ये ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तो इसका रीज़न क्या होगा? पैसे की कमी। पैसा नहीं होगा तभी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो चैलेंजेस हैं पूरे, मतलब इनको दूर नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए भाई निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देख रहे होंगे, निवेश, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट दो टाइप का हो जाएगा, एक डोमेस्टिक होगा और दूसरा फॉरेन होगा। डोमेस्टिक में निजी निवेश और सरकारी निवेश।
चलिए बताते हैं डोमेस्टिक निवेश के बारे में थोड़ा सा। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। भारत मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है, तो भारत में मोस्टली योजनाएं पीपीपी मॉडल पर चल रही हैं। इसका नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका मतलब है गवर्नमेंट और निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के योजनाएं बना रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। या बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मिलकर के पूरी की जा रही हैं। ठीक है, जैसे रेलवे ले सकते हैं, रेलवे ले लिया, एयरलाइंस ले लिया, अब डिफेंस को भी ले लो, डिफेंस में भी प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें जब जहाँ पे सरकार के पास पैसा नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसे की दिक्कत आएगी, वहाँ पे निजी लोगों से, मुकेश अंबानी जैसे लोगों से मदद लेकर के निवेश मांगा जा सकता है और योजना को पूरा किया जा सकता है। तो ये डोमेस्टिक हो जाएगा, जहाँ पे सरकार या फिर निजी लोग निवेश करेंगे देश के भीतर ही। दूसरा फॉरेन, फॉरेन का मतलब यहाँ पे अब एक है एफडीआई, दूसरा एफआईआई, तीसरा हो जाएगा लोन या फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प इसका मतलब क्या होगा जानते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा यहाँ पे, एफडीआई का मतलब होगा कि विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में आकर निवेश करती है, किसी कंपनी में पैसा लगाती है, किसी भारतीय कंपनी में पैसा लगाती है, तो इसको एफडीआई कहा जाएगा। और जब 10% से अधिक निवेश होता है तो उसी को एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआईआई क्या होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉर एफआईआई का मतलब होता है कि जब विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी के, इंडियन कंपनी के शेयर में निवेश करे, उसको एफआईआई बोला जाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये जो होता है ये 10% तक होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता है, इससे कम हो सकता है। मतलब जो भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी के शेयर में अगर निवेश करती है, शेयर खरीदती है, तो 10% तक कर सकती है, उससे कम, इससे अधिक नहीं कर सकती है। इससे अधिक के लिए फिर वो एफडीआई ग्रुप में निवेश करेगी। यहाँ पे ये हो जाता है। दूसरा होता है कि विदेश से लोन लिया जा सकता है, या फिर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे लोन लिया जा सकता है, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया। इससे देश की ज़रूरतें जो होती हैं उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये हो गया फॉरेन। अब अगर लोन लेकर के उत्पादन किया जाएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार का होगा, एक तो सरकार के माध्यम से वितरण होता है सरकार द्वारा, दूसरा बाजार वितरण होता है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तीसरा होता है मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सरकार और बाजार कह सकते हो दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, ये सरकार या निजी कंपनी दोनों शामिल होती है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो विकासशील देशों में ये समझ में आ गया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप तीन होते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात होगी, दो डोमेस्टिक एंड फॉरेन, ये भी समझ में आ गया होगा। एफडीआई, एफआईआई और लोन, ये तीनों बता दिए इस वजह से। विकासशील देश में मिश्रित वितरण प्रणाली है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बना, विकासशील देशों में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्वेश्चन अगर बने तो यहाँ पे टिक करके तुरंत सही हो जाना चाहिए। अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी, मतलब व्यवस्थित रूप से अर्थव्यवस्था को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसके मेन मेन पॉइंट मैंने बताए हैं, लिखा हुआ है, और इससे पार से कहीं से नहीं पूछता है। तो इसका जो स्रोत है, इसका कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन से, जो कि एडम स्मिथ की किताब है। यहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जो कि 1776 में लिखी गई थी, जैसे मैंने बताया। तो एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर मतलब जोर दिया। इन्होंने कहा कि बाजार बाजार प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए, सरकार का हस्तक्षेप जो है वो नहीं होना चाहिए। उत्पादन में प्राइस निर्धारण में सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए। सरकार के हस्तक्षेप को इन्होंने मना किया, मतलब वाणिज्य और उद्योग में सरकारी हस्तक्षेप का इन्होंने विरोध किया। तीसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, फिर श्रम विभाजन पर इन्होंने जोर दिया। पांचवा, बाजार प्रतिस्पर्धा को आवश्यक बताया। बाजार प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए।
मार्केट में कंपटीशन होने से जाहिर सी बात है, कोई अगर 10 रुपए की वस्तु बना रहा है, कोई 5 रुपए की वही चीज़ बना रहा है, तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर भी देखेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग प्राइस की चीज़ें मिल रही, इससे मार्केट में कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, तो अच्छा रहता है, इससे सभी की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो पाती हैं। और इस प्रकार की जो पश्चिमी यूरोपियन कंट्री देश हैं और अमेरिका जो है, इन्होंने इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया, इनसे प्रभावित होकर के, इनके विचारों से प्रभावित होकर के। तो ऐसे देश जो है पूंजीवादी देश कहलाए हैं। ऐसे देश कैसे कहलाए हैं? पूंजीवादी देश। तो अब अगर यहाँ पे पूछा जाए क्वेश्चन, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो यहाँ पे होगा टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट या लाभ कमाना। इसी का दूसरा नाम होता है बाजार अर्थव्यवस्था। इसके इसके बारे में मतलब इसका सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। अमेरिका एक विकसित देश है, अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यूरोप और अमेरिकी देशों में पूंजीवाद का प्रचार हुआ और उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से अपना लिया। ठीक है, अब आगे 1800 में इन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा। सन 1800 में आते आते पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन्हें कहा जाने लगा। आगे जानते हैं। ये तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था। यहाँ पे आएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये समाजवादी होगा। ये एक मिनट, यहाँ पे आएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी इसी को बोलते हैं। पूंजीवादी यहाँ पे सुधारना पड़ेगा, ये समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, सही लिखा है, इसको मिटाते हैं। ये लिखना सही है, सही लिखा, सॉरी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है, हमें बताना है समाजवादी, तो इसको भी जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, प्राइस, ये सब बाजार तय करता है, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, वही चीज़ जो मैंने पहले बताया अभी, और बाजार अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही है, सही लिखा है यहाँ पे। मुझे लगा कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में बताना, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, फिलहाल ये सही है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे आएंगे राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी थोड़ा सा जानते हैं। स्टेट इकोनॉमी क्या होती है? देखिए, स्टेट का मतलब यहाँ पे होगा सरकार, स्टेट का अर्थ यहाँ पे सरकार से होगा। ठीक है, स्टेट्स का अर्थ यहाँ पे सरकार से होगा। तो इसका जो सिद्धांत है, ये जर्मन दार्शनिक थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, उन्होंने दिया ये, ध्यान रखिएगा। जर्मनी की दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने इस विचारधारा को, और इस विचारधारा को सोवियत संघ ने अपनाया, सोवियत संघ। और चीन, चीन भी, इसमें भी इसका मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तो रसिया जिसे आज के समय में कहते हैं, और चाइना और पूर्वी यूरोपीय देशों ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को अपनाया। तो इन्होंने क्या बताया भाई, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने बाजार, जो बाजार अर्थव्यवस्था थी, बाजार अर्थव्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। ये धुर विरोधी थे, इन्होंने विरोध किया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। इन्होंने कहा कि जो बाजार होगा, बाजार पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, सरकार का नियंत्रण होना, संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होना, सरकार ही सारी चीज़ निर्धारित करेगी, डिसाइड करेगी। ठीक है, तो इन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था का विरोध किया। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो अब इसमें दो देश हैं, एक तो रसिया का और दूसरा चाइना। तो यहाँ पे रसिया ने समाजवादी अर्थव्यवस्था, वही सोशलिस्टिक इकोनॉमी इसी को कहा जाता है। सोशलिस्टिक का मतलब होता है कि समाज को ध्यान में रख के योजनाएं बनाई जाएंगी, देश देश में लोगों की ज़रूरतों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और ये सरकार की मुख्य मतलब प्रायोरिटी में रहेगा कि सबसे पहले लोगों की ज़रूरतें पूरी की जाए, उनकी, उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो। इसलिए इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, उत्पादन पर सामूहिक नियंत्रण यहाँ पे होगा, और अर्थव्यवस्था चलाने में सरकार की मुख्य भूमिका होती है। तो ये 3 पॉइंट इसके मेन है। अब इधर आते हैं, 1985 से पहले साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी चाइना की, उसके बाद समाजवादी में ये बदल गई। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा,
सभी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण, चाइना में यही रूप नियम है, सभी पर सरकार का नियंत्रण है, कोई किसी की नहीं होती चीज़ें। श्रम पर सरकारी नियंत्रण है, ठीक है, श्रम पर भी सरकार का नियंत्रण होता है। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। 3 पॉइंट इसके, 1985 से पहले साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, अभी वहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक चाइना की, ठीक है। दूसरा, सभी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण होगा, और तीसरा, श्रम पर सरकारी नियंत्रण होगा। ये यहाँ पे 3 पॉइंट इसके में ध्यान रखने हैं। उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सभी सरकार निर्धारित करती है, सभी चीज़ें सरकार के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो इस प्रकार से हमने स्टेट इकोनॉमी जानी। एक बार फिर से बता दें, स्टेट इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी इसी को कहेंगे। इसमें सरकार का सभी चीज़ों पर नियंत्रण होता है, सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों की ज़रूरतें पूरी करना। सोवियत संघ, जिसे आज के समय में हम रसिया कहते हैं, हाँ, इसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उत्पादन पर सामूहिक नियंत्रण यहाँ पे होगा। अर्थव्यवस्था चलाने में सरकार की मुख्य भूमिका होती है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का मेन पॉइंट हो जाएगा। और चाइना की बात करेंगे तो 1985 से पहले यहाँ पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और सभी संपत्तियों पर सरकार के नियंत्रण, श्रम पर भी सरकारी नियंत्रण होता है। तो ये इसके मेन पॉइंट है। तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1929 में क्या हुआ कि जो बाजार अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो थी, उस पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा मंदी का, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा मंदी का, रिसेशन आ गया, तो मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, और अर्थव्यवस्था, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फेल होने लगी। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप जो के जो देश थे कुछ, वहाँ पे बहुत भयंकर बेरोजगारी फैल गई और उद्योग धंधे बंद होने लगे। तो यहाँ पे समस्या आ गई, भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कब तक चलेगी, इस प्रकार से तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई, और बाजार को मंदी से बचाने में ये असमर्थ हो गए। तो फिर क्या हुआ, एक अर्थशास्त्री और आए, एक अर्थशास्त्री और आ गए भाई, जिनका नाम था जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स। तो ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी कुछ, तो इन्होंने बताया द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। ये इन्होंने जो थ्योरी दी, इसमें इन्होंने क्या सुझाव दिया, सरकारी खर्च बढ़ाया जाए, मौद्रिक नीति लाई जाए, राजकोषीय घाटा बनाया जाए, मतलब राजकोषीय घाटा का मतलब होता है जब खर्चे ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो, तो राजकोषीय घाटा होगा और लोन लेना पड़ता है यहाँ पर। ब्याज दर में कटौती की जाए, मतलब सस्ते लोन प्रोवाइड किए जाए, सस्ते लोन दिए जाए। तो इन्होंने ये सुझाव दिया, और इस सुझाव के द्वारा इन्होंने कहा कि जो भयंकर जो मंदी छाई हुई है उसको कहीं ना कहीं उसको कम कर देंगे हम लोग। तो ये आगे चल के इसी को, ये इसका रूप देखने को मिलेगा, यही चीज़ मिश्रित अर्थव्यवस्था में होती है, यही चीज़ मिश्रित अर्थव्यवस्था में होती है। यहाँ पे जितने पॉइंट लिखे हैं ये सारा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हो जाएगा विकासशील देश, विकासशील देश, विकासशील देश में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके। तो इसी प्रकार से इन्हीं के सुझाव के आधार पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं जन्म हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बाद आपका आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब हो जाएगा इसमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी देखने को मिलता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी मिलने देखने को मिलता है। इसीलिए इसको मिश्रित, मिश्रित का मतलब इसमें एक प्रकार से अगर हम बात करें कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक, दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसको थोड़ा सा और जान लें, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर वर्क्स टूगेदर, दोनों मिलकर साथ साथ काम करते हैं। जैसे सरकार योजना कोई बना रही है, लेकिन सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो मुकेश अंबानी पैसा लेकर के यहाँ पे खड़े हो जाए, भैया हम पैसा दे रहे हैं, आप चलिए योजना बनाइए, तो सरकार उसमें इनको भी प्रॉफिट देगी, इनके साथ से इनके साथ डील करेगी, और किसी भी चीज़ को आसानी से कर पाएगी। तो ये चीज़ हमारे देश में चल रही है यहाँ पे, मतलब इसी को बोलते हैं पीपीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, इसमें मुख्य रूप आपको, मुख्य रोल इसको इसका देखने को मिलेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुख्य रोल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। तो यही चीज़ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पूंजीवाद से जुड़ा हो जाएगा, सोशल सेक्टर गवर्नमेंट, सोशलिस्टिक का मतलब गवर्नमेंट जो समाज के लिए योजना बनाए, तो ये चीज़ इससे लिंक होती है। इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, और भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। आइए थोड़ा और जानते हैं सरकार द्वारा यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने जो किन्स ने सुझाव दिया था, इन्होंने एक बात और कही थी कि सरकार जो है वो जीडीपी का लगभग 50% पैसा जो होगा, 50% हिस्सा जो होगा वो सार्वजनिक उत्पाद पर खर्च करे।
सार्वजनिक चीज़ों पर खर्च किया। सार्वजनिक मतलब लोगों की ज़रूरतों की चीज़ों पर खर्च किया जाए। इससे क्या होगा कि मंदी को दूर करने में मदद मिलेगी और कहीं न कहीं सामाजिक ज़रूरतों को ध्यान दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। गवर्नमेंट मिश्रित अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, वस्तु और सेवा का उत्पादन, निवेश, वितरण करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज सेवा। और भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया अभी तक। बट भारत में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक दिन यह भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बिल्कुल सही बात की गई है। एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे सभी चीज़ें क्या होंगी, प्राइवेट हो जाएंगी। निजीकरण इस तरीके से हो रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो शेयर होते हैं, जिन कंपनियों में गवर्नमेंट के शेयर हैं और अगर वो सेल किए जाएँ प्राइवेट कंपनी को बेचा जाए तो इसी को निजीकरण कहा जाता है। जैसे रेलवे हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया। तो ये एक प्रकार से पूंजीपतियों को कब्जा हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं का नियंत्रण इस पर रहेगा। अब कुछ यहाँ पे सिद्धांत अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है, तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, इसको फटाक से जान लेते हैं। वेल्थ का सिद्धांत दिया है एडम स्मिथ ने, वेलफेयर का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने, स्कार्सिटी का सिद्धांत दिया है लॉयनेल लॉयनेल रॉबिन्सन ने, और ग्रोथ का सिद्धांत दिया है पॉल सैमुअल्सन ने। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि किसने, किस अर्थशास्त्री ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब 1993 में क्या हुआ कि रेगुलर फिश ने क्या किया कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। एक आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन प्राइस थ्योरी, कीमत के सिद्धांत पर ये आधारित होता है। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द मेन थ्योरी या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन उद्देश्य होता है वो प्राइस थ्योरी पर आधारित होता है। इसका मतलब क्या है, जब उत्पादन छोटे स्तर पर किया जाता है तो आसानी से उत्पादन प्रारंभ हो जाता है और आसानी से किया जा सकता है। जैसे टी शॉप, गली मोहल्ले में टी शॉप जो होती है, इसका एक एग्जाम्पल है। आसानी से खोली जा सकती है कम लागत में और कोई इसके लिए विशेष दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ये बेस्ड ऑन इनकम थ्योरी। इनकम थ्योरी का मतलब होता है जहाँ बड़े लेवल पर लाभ का उद्देश्य हो, जहाँ लाभ कमाने की इच्छा रखी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो बड़े लेवल पर व्यापार और बिजनेस किया जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जैसे होल कंट्री, पूरा देश। पिज्जा हट के जो ब्रांचेस हैं अगर हम बात करें, इनके जो सेंटर हैं अगर हम बात करें, जो रेस्टोरेंट हैं इनके, ये पूरे देश में फैले हुए हैं। ठीक है, वर्ल्ड में भी फैले हुए हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। ग्लोबली इसका तो वो पहुँच है। ठीक है, कंट्री में है ये। बिग बाजार होंगे जैसे पूरे देश में कहीं ना कहीं इनकी ब्रांचेस खुली हुई हैं। रिलायंस जियो पूरे देश में चल रहा है, तो ये मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा, जिसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा निवेश की जरूरत होगी और कहीं ना कहीं ये इनकम थ्योरी पर आधारित होता है, लाभ कमाना जिसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे ये जो पहला टॉपिक था इंडियन इकोनॉमी का, ये कंप्लीट होता है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे कहीं ना कहीं। तो एक बार फिर से बता दें, ये पेट एग्जाम है, टीईटी, यूपीएसआई, स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस, इन सभी, या रेलवे ले लो आप, रेलवे, इन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत ही आसान भाषा में मैंने यहाँ पे समझाया है। आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखें तो ज़रूर कहीं ना कहीं समझ में आएगा और सारे क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।